द ताज स्टोरी। ये स्टोरी ना एक ऐसा स्टोरी है जहां पर ताजमहल को सिंबल ऑफ लव से सिंबल ऑफ जेनोसाइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो परेश रावल है इस मूवी के लीड एक्टर, वो 2017 में एक ट्वीट करते हैं जहां पर ताजमहल को सिंबल ऑफ लव वो डिनोट करते हैं और ये बताते हैं कि ताजमहल को लेकर ना डिबेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे मूवी के अंदर वही बता रहे हैं कि ताजमहल सिंबल ऑफ लव नहीं बल्कि सिंबल ऑफ जेनोसाइड है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अब देखो, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही सवाल है। यहाँ पर एक ट्रेलर में एक पोस्टर दिखाया जाता है जहां पर एंटी नेशनल का नारा लगता है और सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो एंटी नेशनल का स्पेलिंग है, भाई एंटी नेशनल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है वीडियो के एंड में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ताजमहल के ऊपर जितने भी केस लगे हैं, जितने भी पिटिशंस लगे हैं 1800 से लेके आज तक 2025 तक, हर एक केस का क्या नतीजा निकला है। पहले हम समझेंगे क्रोनोलॉजी क्या है। अब देखिए, ताजमहल के ऊपर जो ये जो तेज महलिया है या फिर ये जो शिव मंदिर होने का जो दावा है, ये आज का नहीं है। मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक केस को आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1960 से पहले पियन वोक के जो दावे हैं आप लोगों ने सुना होंगे, उससे पहले भी जो ब्रिटिशर्स 18 में रहते थे, 18 सेंचुरी में, उन लोगों का ये कहना था कि ताजमहल मुस्लिम्स जो कल्चर है उससे ज्यादा हिंदू कल्चर से मिलता है। अब इसी दावे के ऊपर डिपेंड करके पियोन वोक ने कहा कि हाँ, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू के रीति रिवाज से ज्यादा मेल खाता है ताजमहल। एंड उनका दावा यह था कि तेजो महलिया को तोड़ के शाहजहां ने ताजमहल बनाया, जो कि शिव मंदिर हुआ करता था। अब जब एविडेंस कोर्ट ने मांगा 1960 में, तब उन्होंने बताया कि 360 कमरे ताजमहल के अंदर हैं, लेकिन अभी के टाइम पे 22 कमरे को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन तभी वो 360 कमरे की बात कर रहे थे। और उस पर क्या होता है कि बहुत सारे देवताओं की तस्वीरें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हिंदू धर्म को डिनोट करती हैं। लेकिन उसी टाइम पे कोर्ट ने कहा था कि भाई हम इस चीज़ों के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम न्याय देते हैं। तो आप ठोस सबूत लेकर आओ, तभी हम इस चीज़ के ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। और केस को यहीं पर पहली बार के लिए डिसमिस किया जाता 1960 के टाइम पे। अब देखिए, नेक्स्ट केस जो आता है वो 2000 साल में। अब 2000 साल में तहसीन अहमद और एएसआई के बीच एक केस होता है। अब देखिए, 1960 से लेकर 2000 साल के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे केस हुए हैं, उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जो मेन केस है मैं वही बता रहा हूँ पहले आपको। तो इस केस में क्या हुआ, तहसीन अहमद का ये कहना था कि ताजमहल जो है वो हमारे देश का ना प्राइड है। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे देश में विजिट इसीलिए करने आते हैं क्योंकि वो हमारे ताजमहल को देखना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि ताजमहल को ये जो पॉलिटिकल या फिर कम्युनल रिलीजियस जो डिबेट होते हैं उसमें घसीटा ना जाए, ताजमहल को एक अलग ही दर्जा दिया जाए पूरे भारत के लिए, मतलब एक राष्ट्रीय चीज है, इसके ऊपर कोई किसी का भी हाथ ना हो। एंड इस आर्गुमेंट को हाईकोर्ट ने बहुत पॉजिटिवली भी लिया। उन्होंने भी बोला कि हाँ, ताजमहल एक राष्ट्रीय आधार है, इसको किसी भी पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट के अंदर ना घसीटा जाए। तो यहां पर यह केस होता है क्लोज। इसके बाद आता है 2005 में, जहां पर इलाहाबाद कोर्ट के अंदर एक और केस फाइल होता है और यह करता है डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा ने। अब उनका यह कहना था कि भाई वो कोर्ट में सीधा चले गए और उनका कहना था कि हमें तहखाना देखना है, ताजमहल के अंदर जो तहखाना है, जो 22 रूम है, वो हमें देखना है। तो कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया कि भाई आप प्रूफ पे लेकर आओ, हम आपको क्यों दिखाएं, आपको प्रूफ, सही प्रूफ लेकर आना है, तभी हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये एएसआई का काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। हम बस परमिशन दे सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट कोई भी राय नहीं देता है। अब नेक्स्ट केस आता है 2015 में एंड यहाँ पर फिर से कहा जाता है कि एएसआई को ताजमहल की बारीकी से जचाई करना चाहिए, बारीकी से उनकी रिसर्च करना चाहिए कि आखिर ताजमहल हिंदुओं का है या फिर मुस्लिमों का है। मतलब वो जानना चाहते थे कि ये मकबरा है या फिर ये तेजो महल है, यानी कि मस्जिद है। अब एएसआई का ऑफिशियल रिप्लाई यही आया कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ताजमहल एक मकबरा है जो कि मुस्लिम्स का है। तो हम ऐसे ही कोई भी परमिशन, विदाउट परमिशन, हम ऐसे ही किसी के बातों में आके हम इन्वेस्टिगेशन या फिर जांच नहीं कर सकते हैं, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। एंड इसके बाद आते हैं 2022 वाला फिर से एक केस, जहां पर फेमस, ये शायद आपने भी सुना होगा कि तहखाने के अंदर जो 22 रूम मिले हैं ताजमहल के अंदर, उन रूम की आखिर सच्चाई क्या है। इस केस को फाइल किया था बीजेपी के यंग लीडर रजनीश सिंह ने। उनका यह दावा था कि जो 22 कमरे हैं तहखाने के अंदर, उनमें ना देवताओं की मूर्ति है, मतलब हिंदू देवताओं की। और इस केस को फाइल करने के बाद फिर से कोर्ट ने यही कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दे सकते हैं, आपको आईटीआर लगाना है या फिर कोई ठोस सबूत लेकर आना है। और उन्होंने यह भी कहा कोर्ट ने कि हम साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर मास्टर नहीं है और हम हिस्ट्री तय नहीं करते हैं, मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ है, हिस्ट्री किसकी रही है, वो हम ये सब नहीं तय करते, हम यहाँ पर न्याय की विचार करते हैं। तो यहाँ पर भी इस केस को डिसमिस किया जाता है। अब ये तो गया केसेस।
लेकिन बहुत सारे हिंदू लीडर्स एंड बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बहुत सारे आरटीआईज भी लगाए ताजमहल के बारे में, जो कि 2017 से लेकर 2023 तक चला है और लगभग यहाँ पर 5 से 6 आरटीआई लगाए गए हैं। मैं आप लोगों को बहुत ब्रीफली बताता हूं एक एक करके। पहले आरटीआई लगाया गया था 2017 में, जहां पर पूछा गया था कि ताजमहल क्या तेजो महल है या फिर क्या हिंदू मंदिर है। तो इस पे फिर एएसआई की तरफ से रिप्लाई आया था कि नो, कोई भी एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस, और ताजमहल को सरकारी दस्तावेज के अनुसार एज अ मंदिर नहीं, एज अ मस्जिद ही ट्रीट किया गया है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। 2018 में फिर से एक आरटीआई लगाया गया, जहां पर हिंदू संगठनों ने बहुत सारे थ्योरीज चलाई सोशल मीडिया के अंदर कि ताजमहल असल में ताजमहल नहीं है बल्कि तेजो महल है। इसके ऊपर भी एएसआई की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है और ताजमहल मकबरा ही है अभी तक। इसके बाद फिर से 2022 में आता है एक और आरटीआई, जहां पर इन 22 कमरों के बारे में बताया जाता है कि इनमें शायद से हो सकता है कि मंदिर के जो और भी चीजें हैं या फिर देवताओं की मूर्तियां थी उनको रातों रात क्यों प्लास्टर कर दिया गया या फिर उनको क्यों रंग कर दिया गया, उसके ऊपर कलर क्यों चढ़ाया गया। तो एएसआई की तरफ से ये रिप्लाई आया कि देखिए यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं था, बल्कि ये एक रिस्टोरेशन प्रोसेस था, डेवलपमेंट प्रोसेस था। आप इनको एज अ रिनोवेशन भी ले सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी आरटीआई कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है 2023 में, जहां पर बहुत सारे लोगों ने यह बोला कि ताजमहल में हमें पूजा करने की अधिकार चाहिए। तो फिर से एएसआई का यही रिप्लाई आया कि नहीं, हम नहीं दे सकते, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, बल्कि ताजमहल एक पूरा नेशन इंटरेस्ट है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियन को हम इस परमिशन नहीं दे सकते। और जहां पर ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट से बहुत ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट आते हैं विजिट करने में और इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू भी जनरेट होता है, तो यहां पर हम इस परमिशन को नहीं दे सकते। तो ये तो गया आरटीआई और केसेस। देखिए मैं आप लोगों को ब्रीफली कंक्लूजन्स बताता हूं। 1960 साल से लेके आज 2025 साल तक जितने भी केसेस किए गए हैं ताजमहल के ऊपर, या फिर जितने भी पिटिशंस, जितने भी लीगल एक्शन, जितने भी आरटीआईज लगाए गए, सबका एक कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ताजमहल है या मकबरा है, पहली क्वेश्चन। तो ऐसा ये एक्सेप्ट करता है कि ये एक मकबरा है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में ये मकबरा ही रजिस्टर्ड है और ये तेजो महल होने का कोई ठोस सबूत ही नहीं है। तो ये तो गया पहली बात। सेकंड बात, जो तहखाने को खोलने की बार बार डिमांड किया गया, क्या वो हो सकता है पॉसिबल? तो इसके ऊपर एएसआई का यही कहना है कि अभी तक ये कोई मान्यता नहीं है, हम आपको परमिशन नहीं देंगे ताजमहल के तहखाने को खोल के। लेकिन इनके साथ एक और ट्विस्ट उन्होंने जोड़ दिया कि अगर फर्दर नेक्स्ट टाइम पे कोई ऐसा ठोस सबूत हमें मिल जाता है तो हम जरूर जांच करेंगे, या फिर पार्लियामेंट अगर ठीक करती है कि भाई हाँ जांच होना चाहिए, तभी हम जांच करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि जांच होना चाहिए या फिर होगा फ्यूचर में। तो ये तो गया भैया पूरे के पूरे ताजमहल की क्रोनोलॉजी। आप लोगों को मैं अभी थोड़ा बहुत ट्रेलर के बारे में बताता हूँ, ट्रेलर में क्या क्या हुआ है। देखिए पहली बात तो स्टार्टिंग पे ही ताजमहल की डीएनए की बात चल रही है, ठीक है, परेश रावल जी डीएनए की बात कर रही है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो, इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाएं। एंड उसके ऊपर वो कलेश की बात भी कर रहे हैं कि ऊपर जो त्रिशूल है, कलेश है इनके ऊपर। तो आपको मैं बता दूं, वो जो कलेश है ना, उस कलेश में अल्लाह लिखा है। ये भी आप लोगों को मूवी के अंदर दिखाना चाहिए था, लेकिन वो तो आप नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जो एंटी नेशनल की बात मैंने किया है, अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको देना है कि एंटी नेशनल का स्पेलिंग एंटी नेशनल से एंटी नेशनल कैसे हो सकता है। इस ट्रेलर के अंदर एक जगह पे परेश रावल ये कहते हैं कि ये जो ताजमहल है सिंबल ऑफ लव की जगह सिंबल ऑफ जिनोसाइड है। तो भाई मुझे पता नहीं कि आखिर क्यों इस वर्ड को, इस लाइन को ताज स्टोरी के अंदर डाला गया। आई होप सो कि शाहजहां के बारे में हम लोगों को इतना ज्यादा कुछ तो ज्ञान नहीं है कि वो जेनोसाइड करता था। अगर यहाँ पर औरंगजेब होता तब भी हम थोड़े बहुत मान लेते, लेकिन शाहजहां के किस्से कई मैंने सुना नहीं है ऐसा कुछ कि वो कातिल आम करता था या फिर जेनोसाइड करता था। एंड जोक्स अपार्ट, एक पार्ट ट्रेलर के अंदर ये आता है जहां पर परेश रावल जी कहते हैं कि किसी भी काम का कोई दूसरे ने किया हो तो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। तो मेरा सवाल यही है, फिर तो आप लोग शाहजहां के क्रेडिट क्यों ले रहे हो? मतलब ताजमहल का क्रेडिट भी आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो अभी तक हुआ नहीं है। अब देखिए बात करते हैं इस एपिसोड का जो मेन टॉपिक है, यानी कि क्या ये एक मूवी है बस या फिर एक प्रोपेगेंडा है। पहली बात, मूवी और प्रोपेगेंडा को मतलब डिवाइड करने से पहले मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहेगा कि हर साल केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स जैसे मूवी क्यों आ जाते हैं? अभी रिसेंटली अब ताजमहल भी आ रहा है, ताज स्टोरी क्यों आ जाते हैं? हमें क्यों चाहिए? क्यों? ताज स्टोरी के अंदर ताजमहल को लेकर बातचीत हो रही है, चलो सही है। अब ये मूवी जब बाहर के लोग देखेंगे तो उनके ऊपर क्या रिएक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम ताजमहल को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड ना करके बल्कि 400 साल पीछे जा रहे हैं, और किसने बनाया, क्या था, यही हम ढूंढने में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि भाई मतलब तुम सोचो ना, 1000 करोड़ अगर जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है विजिट से, टूरिस्ट से, तो लगभग 500 करोड़ तो ताजमहल ही दे रहा है खुद। तो ताजमहल के ऊपर इतना ज्यादा डिबेट क्यों हो रहा है?
और अब बात करते हैं कि अगर अगर ये एक्ट है कि 1940s के बाद अगर कोई भी चीज जो था वही रहेगा, मतलब मान के चलो 1947 के पहले ताजमहल अगर मुस्लिम का मकबरा था तो वो मुस्लिम का मकबरा ही रहेगा, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते 1940s के बाद। एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वो अयोध्या वाला केस था, मतलब जो बाबरी मस्जिद वाला केस था, क्योंकि उसका केस पहले से रजिस्टर्ड हो चुका था। अब देखो 1947 के बाद जितनी भी चीजें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वो उनके ऊपर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये जो मूवी बनाया जा रहा है, सेंसर बोर्ड को तो यही चाहिए ना भाई कि आप बंद करो इस मूवी को, या फिर इस मूवी को प्रमोट करना तो दूर की बात, इस तरह की मूवी ही बनाना बंद कर दो, बैन लगा दो। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि पावर तो है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम्युनल दंगे करे, लोग आपस में लड़ जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, जो कि उनके ही फायदे होंगे। फिर हमें तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। अब देखिए एक्चुअल में मुद्दा यही है कि ताजमहल ताजमहल ही रहे एज अ मकबरा, या फिर तेजो महल बना जाए एज अ मंदिर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन लोगों को पड़ता है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्योंकि उनको कम्युनल दंगा करना होता है और फिर वोट मांगना होता है, बस यही है, और जात पात के नाम पे वोट जीतना होता है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे एपिसोड के लेके, या फिर तेजो महल या ताजमहल है, आप लोगों का अगर कोई थॉट है, कोई फैक्ट है, तो जरूर कमेंट करना है। बाकी इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर देना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना। जय हिंद।